नमस्कार। हम कर रहे थे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, हमने देखा था कि वर्ग क्या होता है और किस प्रकार से वर्गीय संख्या बनती हैं। बड़ी संख्याओं को भी हम वर्ग संख्या में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसी के अंदर एक बिंदु है पाइथागोरस त्रिक। क्या है? पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, देखिए तीन संख्याओं का एक जोड़ा है 3, 4, 5। क्या ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं? देखिए इसमें पहली संख्या अपनी a मानिए, दूसरी संख्या अपनी b मानिए और तीसरी संख्या मानिए c। पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है? प्रथम संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर तीसरी संख्या का स्क्वायर। यानी प्रथम दो संख्या का वर्ग करें और उनका योग करें तो वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आता है, तो वो पाइथागोरस त्रिक है। जैसे पहली संख्या 3 है, 3 का हम स्क्वायर करें तो 3 3 9। इसी प्रकार दूसरी संख्या b 4 है तो 4 चौक 16 और तीसरी संख्या c 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए प्रथम दो संख्या को जोड़ें तो वो क्या है? 25 और तीसरी संख्या का वर्ग भी क्या है? 25। इस प्रकार प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो उसे पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। ध्यान रखें, हमें एग्जाम के अंदर एक संख्या दी जाती है कि एक संख्या ये है, आप दूसरी संख्या या तीसरी संख्या दोनों ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, ठीक है, हमें पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। क्या करना है? पाइथागोरस त्रिक है वो ज्ञात करना है जिसकी पहली संख्या हमारे पास क्या है? 8। प्रथम संख्या क्या है? 8। तो बाद की दो संख्याएं कौन सी है? देखिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है और वो ये है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं। पहले हमने वो दे रखा है 2m। देखिए हमें इसके लिए m की आवश्यकता होती है। पहली संख्या 8 है, इसका मतलब 2m का मान क्या है? 8। हमें केवल चाहिए m, ठीक है, और ये है 2m। तो जब 2m बराबर क्या है? 8, तो m बराबर क्या होगा? 8/2। यानी 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो m का मान आ गया 4। इस प्रकार जो प्रथम संख्या 8 है वहाँ m का मान आया 4। तो हम इस समूह की दूसरी संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या होगी m स्क्वायर माइनस 1। m का मान हमने निकाल लिया क्या? 4। उसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और उसमें से 1 घटाएंगे तो संख्या क्या आ गई? 15। आगे इसको बढ़ाएंगे, फार्मूला आगे है प्लस में m स्क्वायर प्लस 1। m का मान हमने 4 निकाल लिया है, यहाँ प्लस करेंगे 1, 4 चौक 16 प्लस 1 बराबर 17। इस प्रकार इस पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या 15 होगी और तीसरी संख्या 17 होगी। इस प्रकार ये 8, 15 और 17 पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं हैं। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। जो दी गई संख्या उससे पहले m ज्ञात करेंगे, यानी 2 का भाग लगा के m आएगा, फिर m स्क्वायर करके माइनस 1 कर देंगे और दूसरी बार m स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे तो तीनों संख्या आ जाएंगी। इस प्रकार हम पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड
विधि से वर्गमूल, यानी कोई भी संख्या हमें दी गई है, उस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो वो अभाज्य विधि से कीजिए। जैसे हमारे पास संख्या है 256, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, इस प्रकार हम बनाएंगे और अंतिम इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, तो उसमें 2 का भाग लग जाएगा। 2 का भाग दे रहे इसमें। ठीक है, 2 का भाग देना, इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि दी गई संख्या को आधा करना। तो यहाँ इसका मान आएगा 128। ठीक है, यानी आपने 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बच गया एक, वो यहाँ लगाएंगे तो 16, 8 दूनी 16। अब फिर 2 का भाग देना आपको, 12 में गया 6 बार और 8 में गया 4 बार। फिर आप 2 का भाग देंगे, ये आ गया 32, फिर 2 का भाग ये आ गया 16, फिर 2 का भाग ये आ गया 8, फिर 2 का भाग ये आ गया 4, फिर 2 का भाग ये आ गया 2 और 2 1 कम 2। इस प्रकार हमारे पास जो संख्या ये उसका देखिए जोड़ा कैसा बन रहा है, 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे। ये हमने 2-2 के जोड़े बना लिए। हर जोड़े में से आपको 1-1 अंक ले लेना है। ये हमने 1-1 अंक ले लिया। अब इनको आपस में गुणा करना है, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 आ गया, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इस प्रकार जो 256 है उसका वर्ग क्या आएगा, वर्गमूल क्या होगा, 16। ठीक है, इस प्रकार ये वर्गमूल दिखाने का संकेत है अंडरूट। तो 16 का वर्ग क्या होता है, 256, या यूँ कहें कि 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। यही दूसरा भी तरीका क्या है, वो है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। यानी वर्गमूल ज्ञात करने की अलग अलग तरीके हैं। अब हम देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करें। ठीक है, किस विधि से, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। पहली विधि कौन सी थी, अभाज्य गुणनखंड, और अब है भाग विधि से। मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है। ठीक है, इस संख्या का हमें भाग विधि से वर्गमूल करना है। देखिए भाग विधि से वर्गमूल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की भांति हमें इस प्रकार का बोर्ड बनाना पड़ेगा और दी गई संख्या का पहले पीछे से शुरू करते हुए जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास 2-2 संख्याओं के 2 जोड़े बन गए। पहला हमारे पास जोड़ा बना 44 का। अब इसमें ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका वर्ग करने पर हम 44 तक पहुँच सकें या 44 तक पहुँच सकें। जैसे हमने यहाँ लिखा है, इसको देखिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 आ रहा है, और 7 का वर्ग करें तो आ जाएगा 49। ये हो जाएगा 44 से ज़्यादा। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 6 लेंगे। यानी हम 6 का इसमें भाग देंगे और उसी 6 को नीचे जोड़ देंगे। यहाँ हमने 6 का भाग दिया और 6 के वर्ग को यहाँ लिख दिया, तो 44 के नीचे अपना आ गया 36। अब 44 है, उसमें से 36 अपन घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8। ठीक है, यानी जिस संख्या का भाग दिया है उसका वर्ग तो यहाँ जाएगा और जिस संख्या का भाग दिया वही संख्या आपको यहाँ जोड़नी है। इसके वर्ग को यहाँ लिखा है और जोड़ को नीचे लिखेंगे। ये जोड़ आ गया 12। अब यहाँ आप दूसरा जोड़ा उतार लीजिए। ये आ गया दूसरा जोड़ा। हमारे पास जो संख्या 12 आई है उस संख्या के पास आपको
एक अंक लिखना है, चाहे 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, 5, 6, 7, 8 यानी जो भी लिखें, लेकिन वो ऐसा हो जाए कि वो संख्या बाद में गुणा करने पर यहाँ पहुँच सके। यानी जो अंक आप यहाँ लिखेंगे उसी अंक से फिर पूरी संख्या गुणा होगी और वो यहाँ तक पहुँचेगी। हमने खास बात क्या देखनी है कि जो संख्या हमारी अब बनी है उसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो हमें अपनी वर्गीय संख्या में सोचना है कि 9 कहाँ आ रहा है। देखो 3 का वर्ग करें तो क्या आता है, 9 लास्ट में आ रहा है। उसी प्रकार 7 का वर्ग करें तो लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब हमें 9 लाने के लिए या तो इसकी यहाँ 3 लिखना पड़ेगा या 7 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 से ही पूरी संख्या गुणा होगी, तो ये संख्या यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे 7। ठीक है, अब 7 है तो 7 से गुणा करो पूरी संख्या को। 7 को 7 से करेंगे, 7 संति 49, हासिल में गए 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हासिल में 1, 7 एकम 7 और 1 8। इस प्रकार हमारी जो दी गई ये संख्या है वो किस संख्या का वर्ग है। पहली संख्या जिसका भाग दिया था वो क्या है, 6। अब भाग लगा वो संख्या क्या है, 7। इस प्रकार 44, 89 जो है वो किसका वर्ग है, 67 का वर्ग है। यूँ कहे इसका वर्गमूल क्या होगा, 67 67 होगा। इस प्रकार हम भाग विधि से क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी अब हमें संख्या को क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, गुणा या भाग से क्या बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, यानी कोई संख्या अपने को दी गई है, जैसे हम ले 768 संख्या ले लें। हमें कहा गया 768 को किससे गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। हम इसमें देंगे 2 का भाग, क्योंकि अंतिम इकाई अंक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 7 के अंदर 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 1 बचेगा, वो अपन यहाँ माने तो 16 हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा, और ये गया 4 बार। इस प्रकार हमने किसका भाग दिया, 2 का। फिर एक सम संख्या आ रही है, फिर 2 का भाग जाएगा। ठीक है, इस बार 2 का भाग जाएगा, 3 में गया 1 बार, 1 यहाँ बच गया तो 18 हो गया, ये 9 बार और ये 2 बार। फिर सम संख्या आ गई, फिर हमारा 2 का भाग जाएगा। 19 के अंदर भाग देंगे तो वो भाग जाएगा 2 में 18, 9 बार, 1 इधर गया, ये आ गया अपना 96। फिर सम संख्या है तो अपना फिर भाग जाएगा, ये 4 बार गया, ये 8। फिर 2 का भाग जाएगा, ये आ गया 24। फिर 2 का भाग जाएगा, ये आ गया 12। फिर 2 का भाग गया, ये आ गया 6। फिर 2 का भाग गया, ये आ गया 3। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं 2-2 के जोड़े बन गए। ठीक है, ये जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो हमारा यही उत्तर आ जाएगा कि दी गई संख्या को हम किससे गुणा करें, 3 से गुणा करें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमें पूछ लिया कि किस संख्या से भाग दें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब हम भाग के बारे में देख लेते हैं। तरीका यही रहेगा, जैसे मैं पूछा कि 396 उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का भाग दें। ठीक है, तो हम भाग दे रहे हैं। देखिए सम संख्या लास्ट में है तो भाग किसका देंगे, 2 का। ठीक है, कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, फिर 1 यहाँ बच गया, इसको छोड़ेंगे यहाँ तो वापस अपना भाग गया 9 दूनी 18, 1 इधर गया
ये 16 तो 8 दूनी 16। अब हम फिर सम संख्या तो 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। ये अपना आ गया 99। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 का जाएगा कि दोनों संख्या ऐसी है इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 3 बार गया, फिर 3 3 आ गए तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आ गया 11, अब भाग जाएगा 11 का, 11 एकम 11। अब देखिए हमारे पास इस संख्या में 2 2 के जोड़े बन गए, 2 2 का एक जोड़ा बना और 3 3 का एक जोड़ा बना है, ठीक है। लेकिन 11 का कोई जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब इस संख्या को किससे भाग देंगे, इस संख्या को 11 से भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन गुणा और भाग से ये जान सकते हैं कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कौन सा अंक चाहिएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए विशेष ये संख्या है 10। अब हम 10 का जब वर्ग करें तो वो 10 का वर्ग करने वाले पास संख्या आती है 100, ठीक है। ध्यान रखें जो 100 आया है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ध्यान रखें, ठीक है। देखिए 10 से पहले 9 होता है, अपन 9 का वर्ग करें तो आता है 81, तो ये तो 2 अंकों की है, ठीक है। लेकिन 10 का वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर आया 100, यानी ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। हमसे ये मांग पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बताओ तो वो क्या है 100। अब बड़ी की बात आए तो देखो 31 क्या है, 31 का पूर्ण वर्ग करें तो वो आता है 961 और 961 ये 3 अंकों की है, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी की बजाय ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, ठीक है। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो क्या है 961। इसी प्रकार 31 के बाद में आता है 32, ठीक है। 32 का जब हम वर्ग करते हैं तो वो आता है 1024, तो 31 के तुरंत बाद आ गई ये संख्या। तो ये जो संख्या है 32 का वर्ग वो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1024 है, जो किसका वर्ग है वो 32 का वर्ग है। अब हम देखते हैं 99 का वर्ग, ठीक है। 99 का जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी ये 9801। ये क्या है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी 10 का वर्ग 100 है जो 3 अंकों की सबसे छोटी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। 31 का वर्ग है 961 जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 32 का वर्ग है 1024 जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 99 का वर्ग करेंगे तो 9801 आता है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण अंक संख्या है, 4 अंकों की, ठीक है। अब इसमें एक बात अपन ध्यान रख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या जो कोई भी है वो 3 या 4 अंकों की है। जैसे ये 3 अंक में आ रही है और ये 4 अंक में आ रही है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 अंक की है या 4 अंक की है तो उसका वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल, वो 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। देख लिए ये 2 अंक है, ठीक है। लेकिन उसका जो हल है वो हमें 4 अंकों तक मिल रहा है। तो 3 और 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। इसी के साथ अपना ये पाठ समाप्त होता है और अपना ये लेसन भी समाप्त होता है। धन्यवाद।